नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बताएं, जहां सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच तेज हो गई है। मुंबई से लौटी 4 सदस्यीय पटना पुलिस की टीम ने आज आईजी से मिलकर जांच की जानकारी दी। इस दौरान पटना एसएसपी भी मौजूद थे। आईजी के साथ बैठक खत्म होने के बाद मुंबई से लौटी टीम ने टीम के इंस्पेक्टर ने न्यूज 18 से बातचीत भी की और कहा कि मुंबई में हुई जांच की पूरी रिपोर्ट आईजी और एसएसपी को दे दी गई है। सारी चीजें अब थाने में जमा होगी। वहीं आईजी ने कहा कि इस बैठक में जांच की पूरी समीक्षा की जाएगी। टीम गई थी, उनसे हमने बात किया, वो कुछ बताने से इनकार कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि हम लोग का अनुसंधान का समीक्षा किया गया था। ठीक है, वो हम लोग बस सीनियर ऑफिसर हम लोग समीक्षा किए हैं। बस हम लोग जा रहे हैं, डायरी वायरी अपना जो होगा उसका विधिवत उनके थाना में दे दिया जाएगा। समीक्षा किए हैं, सौंपना सामान तो रिकॉर्ड इन्हीं के पास रहेगा ना, थाना में ही रहेगा। बैठक बेसिकली सीनियर एसपी साहब के साथ थी कि उन्होंने क्या क्या कार्रवाई वहाँ पर की है, तो उसी के संबंध में जानकारी लेने के लिए। क्या कुछ वहाँ पे बताया जाता है क्वारंटीन करने के बाद? नहीं, क्वारंटीन करने की कोई बात नहीं है। हमारी एसआईटी गई और ठीक से आ गई है। नहीं, वो आगे तो केस सीबीआई को जानते ही ट्रांसफर हो चुका है। एसआईटी अपनी केस डायरी सबमिट कर देगी। चलिए अब आपको मुंबई से लौटी एसआईटी के सदस्यों का वो बयान भी सुनाते हैं जो पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बात करने के दरमियान उन्होंने दिया था। बहुत बढ़िया, हमने जितना करना था हमने किया है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल। फॉलो कर रहे थे, ऐसा हम लोग को जानकारी मिली थी। कहा जा रहा था कि आप बीएमसी वालों से बच के आप कैसे एयरपोर्ट तक? और जो हम लोग को पुलिस की ट्रेनिंग है उस हिसाब से हमारे सीनियर्स का जो था। 2 दिन से छुपे भी हुए थे बीएमसी से बचने के लिए। नहीं, हम लोग अपना काम लगा, जो हमारे काम था ये चैलेंजिंग था। हमारे सीनियर्स का हमारा काफी सपोर्ट था, आशीर्वाद था। रिपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट होगा हम लोग तो जगह तक पहुंचाए हैं, आगे देखिए क्या होता है। सीबीआई कोई दिक्कत नहीं, सीनियर बताएंगे, सीनियर रिपोर्टिंग कर दिए हैं, सीनियर साहब बताएंगे। हम अनुसंधान के बाद हम लोग नहीं बता सकते, प्लीज। कितने दिन में रिपोर्ट सौंपेंगे आप लोग? उसके बारे में क्लियर कुछ नहीं कह सकते हम लोग अपने लेवल से। तो बिल्कुल यहां पर मुंबई से बिहार पुलिस की टीम लौटी है। जांच करने की इनको जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन जांच करने का मौका इनको मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया। इस दरमियान बिहार पुलिस के एक बड़े अफसर को क्वारंटीन भी किया गया और अब ये टीम वापस पटना लौटी है। और उस दरमियान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। और इन सब के बीच सुशांत सिंह केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ। सुशांत सिंह का फोन कॉल डिटेल सामने आया है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने आखिरी बार 13 जून को बिजनेस मैनेजर उदय सिंह से बात की थी। उस दिन 6 बार सुशांत सिंह और उदय सिंह के बीच बातचीत हुई थी। दोनों के बीच किसी स्क्रिप्ट को लेकर बात हुई थी। दोनों के बीच आखिरी बातचीत 2:22 पर हुई थी और उसके अगले ही दिन 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई थी। मुंबई पुलिस ने उदय सिंह का बयान दर्ज किया है। तो सुशांत सिंह राजपूत का कॉल डिटेल अब सामने आ गया है। उन्होंने बिजनेस मैनेजर से बातचीत की थी, आखिरी कॉल उन्हीं को किया था। 13 जून को दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। 6 बार ये बातचीत हुई थी और किसी स्क्रिप्ट को लेकर दोनों के बीच बातचीत चल रही थी। तो कॉल डिटेल के मुताबिक क्या कुछ बातचीत हुई ये खंगालने की कवायद चल रही है। तो आखिरी बार 2:22 पर यह बातचीत हुई थी। मुंबई पुलिस ने उदय सिंह का भी बयान दर्ज कर लिया है। तो सुशांत केस में ये बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं, जहां अब इस पूरे मामले पर सुशांत का कॉल डिटेल सामने आ गया है। किस किस से उन्होंने बातचीत की उसका खुलासा हो गया है। और कॉल डिटेल के मुताबिक आखिरी बार बात सुशांत सिंह ने बिजनेस मैनेजर से फोन पर की थी। 14 जून को दोनों के बीच बात हुई। एक स्क्रिप्ट को लेकर सुशांत और उनके बीच बातचीत हुई थी। सुशांत और उदय के बीच 368 सेकेंड बात हुई थी। मैनेजर उदय सिंह से बात हुई थी उनकी। तो सुशांत केस में बड़ा खुलासा हुआ है। सुशांत का कॉल डिटेल अब सामने आ गया है।
और आखिरी बार सुशांत ने अपने बिजनेस मैनेजर से बात की थी। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। न्यूज 18 ने सुशांत के साथी सिद्धार्थ पिठानी से बात की। सिद्धार्थ पिठानी से बिहार पुलिस भी 2 बार पूछताछ कर चुकी है। जिस दिन सुशांत की मौत हुई थी उस दिन सिद्धार्थ पिठानी वहीं थे। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कई खुलासे किए हैं। जब इंसिडेंट हुई थी उस दिन सुबह हम उनको पूछने वाले थे कि लंच में आप क्या खाओगे, इसलिए हम नॉक कर रहे थे। तो नॉक करा, बहुत देर लॉक नहीं खोलने पर हमने चाबी को दरवाजा चाबी वाले को बुलाया। उनके सहायता से हमने दरवाजा का लॉक तोड़ा और अंदर गया तो देखा कि सर नहीं रहे। तभी जो सच है वो एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन हो इस मैटर में, और मुझे बहुत फेथ है अपने सिस्टम पे, बिहार पुलिस या मुंबई या सीबीआई में। आई होप ये तरह इन्वेस्टिगेशन होके सच सामने आए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या। रिया के घर के जाने के बाद उनके सिस्टर घर पे आए थे उनका ध्यान रखने के लिए, और जब दिशा का न्यूज जब उनको पता चला वो पूरा उनका बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ चुके थे, क्योंकि दैट अफेक्टेड हिम अ लॉट। तो उनके मेंटली वो बहुत ऐसे स्ट्रेस में आ चुके थे और बहुत रो भी रहे थे। सुशांत को जब मैं उस टाइम पे उस दिन देखा था ऐसे, मैं बहुत शॉकिंग लगा मुझे। मतलब ऑफ कोर्स मैं बहुत शॉक में था, लेकिन एज अ पर्सन वो हमारे साथ बहुत ही इन डेप्थ लेवल पे हमको हमारे साथ कॉन्वर्सेशंस करते थे, क्योंकि सुशांत, मैं और बाकी लोग एक कॉमन उनके टॉपिक्स पे हम लोग बात कर रहे थे, जैसे साइंस और हो या फिर स्पेस हो या फिर म्यूजिक और स्पिरिचुअलिटी के लेके हम लोग बहुत सारे बातें हम लोग करते थे। और एज अ पर्सन ही वाज रियली, इनके एनर्जी लेवल हमेशा बहुत ही अच्छे ही होते थे। तो सिद्धार्थ पिठानी की एक्सक्लूसिव बातचीत आप अभी सुन रहे थे। बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी जो है वो सुशांत के साथ काम करते थे। उनका जो घर था, उनका जो अपार्टमेंट था, ऊपरी तल्ले पे सुशांत रहते थे, नीचे के तल्ले पे सिद्धार्थ पिठानी और अन्य डोमेस्टिक हेल्प देने वाले लोग रहते थे। उन्हीं की बातचीत आपको सुनवा रहे थे। चलिए बढ़ते आगे, जहां सुशांत सिंह राजपूत के असिस्टेंट रहे अंकित आचार्य ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इसमें उन्होंने कई राज बेपर्दा किए। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन की हकीकत बताई, साथ ही भूत प्रेत के कहानी के बारे में भी बताया। आप सुनिए कैसे थे सुशांत सिंह राजपूत। आपको ऐसा लगा कि सुशांत जो है वो किसी चीज में बिलीव करते हैं, जैसे कि थोड़ा अंधविश्वास है, भूत प्रेत हैं, या फिर घर में किसी का आना होता था, पंडित जी आते थे या कोई तांत्रिक आते थे, या ऐसा कुछ कभी आपको ऐसी शंका हुई या आपने कभी देखा? नहीं, एक बात तो पहली सच बात है कि ये भूत प्रेत पे भैया विश्वास नहीं रखते थे। सुशांत भैया भूत प्रेत पे विश्वास नहीं रखते थे। वो एक ही विश्वास रखते कर्मा पे विश्वास रखते हैं, और कर्मा ही उनका पूजा है। वो भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त थे, और सबसे बड़ा बात कि वो महामृत्युंजय मंत्र सुनते थे हेडफोन लगा के, हम ही लगा के देते थे। वो सुबह सुबह मेडिटेशन भी करते थे, महामृत्युंजय सुनते थे, मतलब बहुत सारा करते थे। एंड महामृत्युंजय सुनते थे, फिर उनके बाद फिर खाना पीना सोना, और ये उनका मतलब भूत प्रेत पे विश्वास नहीं रखते थे। एंड एस्ट्रोलॉजी, मतलब एस्ट्रोनॉट होता है जो खगोल शास्त्री बोलते हैं हिंदी में, तो उन पे विश्वास रखते थे कि क्योंकि 100 बच्चों को नासा भेजे थे पढ़ाई के लिए उन्होंने, ये तो आपको भी मालूम है। तो इतना दिलदार इंसान थे, सबको हेल्प भी करते थे। एंड कोई एक बाढ़ आया था, उनको भी हेल्प किए थे उधर, कुछ नोक झोंक नहीं था, हेल्प किए बहुत, मतलब सबको हेल्प किए, ऐसा बात नहीं है। वो भूत प्रेत पे विश्वास एकदम नहीं रखते थे, अपना कर्मा पे विश्वास रखते थे। एंड जो एस्ट्रोनॉट है उन पे विश्वास रखते थे कि हमको ये करना है, साइंटिस्ट का ये करना है। एंड वो लिखते रहते थे, कुछ अपनी माँ के बारे में लिखते रहते थे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहते थे, गेम खेलते रहते थे बस। और ये भूत प्रेत पे कोई विश्वास नहीं रखता, और उस समय डिप्रेशन भी उनका नहीं था। तो कभी आपसी में कभी नोकझोंक ऐसा कुछ हुआ हो घर में, कि कोई आया हो, या ऐसा कुछ वाकया आपको याद हो, या ऐसे कुछ चीजें अगर कुछ ध्यान में हो तो आप बताना चाहें? नहीं, ऐसे तो कोई नोक-झोंक तो नहीं था, ना कोई डिप्रेशन था भैया को। जब हम लोग थे तो कोई डिप्रेशन नहीं था, एकदम हंसी मजाक, खेलना कूदना, उनके साथ क्रिकेट खेलना, आई थिंक उनके साथ बैडमिंटन खेलना, टेबल टेनिस खेलना, ये सब होते रहता था, गेम खेलना। उनको मैं मसाज कर देता था रात को, और अच्छे से सो जाते थे। एंड मैं उनके साथ ही सोता था बगल में, क्योंकि उनको 4 बजे उनको उठाना पड़ता था टेलीस्कोप देखने के लिए।
तो टेलीस्कोप में प्लैनेट ये सब मून फून देखते रहते थे, हम लोग को भी दिखाते थे। तो एप्पल काट के देना, फिर कॉफ़ी लेके जाना, फिर टेनिस किड होता है वो पैक करके हम लोग ले जाना। उन सब ड्राइवर नहीं था, गाँव गए थे, तो सुशांत भैया चलाते थे, मैं यहाँ बैठता था, उनको खिलाते खिलाते हंसी मजाक करते करते जाते थे। तो ये लोगों को आप जानकार नहीं है, ये दो जो लोग मैंने जिनका नाम लिया उनसे आप शायद पहले चले गए थे, उनके बाद इनकी एंट्री हुई सुशांत की लाइफ। ये इंटरव्यू हुई, सिद्धार्थ पिठानी सब ये बाद में ही आए हैं, सुशांत सर के डेथ होने से पहले ये सब आए थे। और मालूम तो नहीं ये सब क्या हुआ, इन लोग का क्या प्लानिंग है, क्योंकि मैं उनका पर्सनल असिस्टेंट रह चुका हूँ। कि मुझे भी दुख लगता है कि वो बेचारे इतना अच्छे खुश इंसान थे, अपने दम पे स्ट्रगल पे आए हैं, उनका मतलब कोई गॉड फादर नहीं था। तो ऐसा नहीं होता है वो, क्योंकि वो मतलब सुसाइड कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैं जानता हूँ उनको। और रूम जो लॉक करते थे कि वो रूम लॉक कभी करते नहीं थे, वो जब सोते थे रूम कभी लॉक कर नहीं देते। जब उनका खून हो गया, सोने भीतर से लॉक हो गया, वो लॉक कभी करके नहीं सोते। क्योंकि मैं जब से था, जब वो रूम लॉक नहीं करते थे, ऐसे खोल के छोड़ के सो जाते थे, क्योंकि हमको भी आना पड़ता था रूम में सोने के लिए उनके साथ, मतलब साइड में। तो वो कभी रूम लॉक करके सोते नहीं थे, उनका आदत ही नहीं था। ये बात है, सबसे मेन पॉइंट ये है। अंकित, जब आप साथ में रहते थे, और कौन कौन जो था, जो परिवार का हिस्सा था, कौन कौन घर में रहता था, कौन कौन था, किसका आना जाना लगा रहता था उस घर में, ऐसा कुछ? सब सुशांत भैया हम लोग के साथ थे, तो हम लोग, मैं और अशोक और सुशांत भैया 3 जन फैमिली थे, हम लोग वहाँ रहते थे। एंड रिया आने से पहले की बात है। एंड उनकी एक दीदी थी प्रियंका, जो दिल्ली में रहती है, प्रियंका दीदी, तो वो आती थी 4-5 महीने के लिए रहने के लिए, तो और खुश हो जाते थे सुशांत भैया। तो हम लोग फैमिली ऐसे व्यवहार करते थे, एक साथ खाना बनाते थे, एक साथ बैठ के खाते थे। मतलब एक ट्रीट होता है ना कि नौकर नहीं है हम लोग, तो ऐसे नौकर टाइप का बना के नहीं रखते, ठीक है, मतलब अपना फैमिली का हिस्सा एक बना के रखते थे, बस यही इतनी। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि मुंबई पुलिस की ओर से इस पूरे मामले को डिरेल करने की कोशिश की जा रही थी। विकास सिंह से बात की हमारे संवाददाता अमितेश कुमार ने। बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह से। विकास सिंह जी, जिस तरह से सीबीआई जांच की अनुशंसा को मान लिया है केंद्र सरकार ने भी, और उसके बाद नोटिफिकेशन भी अब जारी होकर के आगे जो उसकी जांच की प्रक्रिया शुरू होगी, कब उम्मीद करते हैं, कब तक जांच शुरू हो पाएगी और आगे किस दिशा में जांच आगे बढ़ेगी? देखिए, मेरे हिसाब से एक बार नोटिफिकेशन आ जाता है तो फिर जल्दी से जल्दी बिहार पुलिस को सारा हैंडओवर करना होता है सीबीआई को। तो मेरे को लगता है इस प्रक्रिया में लोग लगे होंगे और जितना जल्दी हो सके वो हैंडओवर करेंगे, क्योंकि अब एक दिन का भी गैप जो है या डिले जो है हमारे इन्वेस्टिगेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि एकदम से जल्दी ये हो जाए हैंडओवर और सीबीआई की जांच स्टार्ट हो जाए। का भी मैटर है, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार सबसे जवाब मांगा भी है, तो आप कैसे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार होगा, उसके बाद सीबीआई अपनी प्रक्रिया शुरू करेगी या जांच अलग कर सकती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे तो ग्रांट किया ही नहीं है, इसलिए सीबीआई बिल्कुल अपनी जांच प्रक्रिया को शुरू कर सकती है और जो कुछ भी उसको करना है इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो सारा उसके लिए करने पे वो, क्योंकि सीबीआई तो सुप्रीम कोर्ट के सामने थी भी नहीं जब वो ऑर्डर पास हुआ, तो जो भी ओरल ऑब्जर्वेशन वगैरह है वो सीबीआई पे ऐसे भी अप्लाई नहीं करेगा। इसलिए मेरे को लगता है कि सीबीआई चाहे इसमें तो जो जितना जल्दी हो सके करे और जितना जल्दी जांच करके अगले सुप्रीम कोर्ट के तारीख तक सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई भी अपना रुख रख दे सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत अच्छा होगा। महाराष्ट्र पुलिस बड़ी प्रोफेशनल फोर्स है, लेकिन इस केस में पता नहीं क्यों, क्या रीजन है, क्या जस्टिफिकेशन है, क्या उनका वो है दबाव है उनके ऊपर, बिल्कुल इस केस को सही तरीके से नहीं कर रही। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का, जहां बारिश के बाद जल जमाव से अररिया नगर परिषद क्षेत्र में स्थिति नारकीय है। जल निकासी की व्यवस्था के नाम पर नगर परिषद की ओर से अब तक करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन लोगों को जल जमाव की परेशानी से मुक्ति नहीं मिली। शहर को भूदान मोहल्ले में बारिश का पानी जमा होने के बाद झील जैसे हालात हैं, लेकिन नगर परिषद के मुख्य पार्षद इस मोहल्ले को ही पूरी तरह से अवैध बताकर जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, जबकि तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि यहाँ पर कई सरकारी भवन भी हैं जो पानी में डूबे हैं। जिस भूदान टोले की आप बात कर रहे हैं, उस भूदान टोले में वह जगह जो है खेती के लिए मतलब क्या कहते हैं दिया गया था लोगों को, लेकिन वहाँ पर अवैध तरीके से लोग एक दूसरे को ज़मीन जो है स्टाम्प पेपर पर हस्तांतरित किए हैं।
ना ही वहाँ के लोग हम लोगों को नगर परिषद का 1 रुपया का जो होल्डिंग कर देते हैं, ना ही जो है कोई बिल्डिंग वहाँ पर बड़ी मतलब बड़ा पक्का का बिल्डिंग वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो चुका है। भागलपुर के नवगछिया में कोसी का तांडव जारी है। बिहपुर में कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस इलाके में आने जाने का एकमात्र साधन निजी नाव है। जिला प्रशासन ने 41 जगहों पर नाव की व्यवस्था का दावा किया, लेकिन बिहपुर के कहारपुर में सरकारी नाव के नाविक ने यह कहकर नाव चलाने से मना कर दिया कि इतनी तेज धार में उसकी नाव नहीं चल पाएगी। जायजा लिया सहयोगी राहुल ठाकुर ने। नवगछिया के बिहपुर में कोसी का रौद्र रूप जारी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोसी जो है इठला रही है, उठना रही है और लगातार कोसी जो है तबाही का मंजर रच रही है। जो अगल बगल का इलाका है उस इलाके में कोसी ने भारी तबाही मचाई है और यह इलाका जो है हरियो पंचायत के कहारपुर गांव का है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है जल प्रलय आया हुआ है। यहाँ पर हमारे कहारपुर लगभग यहाँ 200-300 बरस से गांव बसा हुआ है, जो कि हम लोग के आवागमन का एकमात्र साधन नाव ही है। और ये नाव जो आप लोग देख पा रहे हैं ये हम लोग पूरे ग्रामीण चंदा करके बनाए हुए हैं। सरकार के तरफ से ऐसी कोई बड़ी नाव नहीं दी गई है जिससे कि हम लोग अपने जानमाल के साथ आर पार कर सके। सरकारी स्तर पे कोई नाव वगैरह अभी मिला कि नहीं? उपलब्ध किया गया था लेकिन वो नाव वाला फिर यहाँ से चला गया बाढ़ देखकर। क्या कह रहा था वो नाव जो उपलब्ध कराया गया था? उसका कहना था कि इतना धारा इतनी तेज है कि इसमें मेरा नाव नहीं चल सकेगा। छोटी नाव की व्यवस्था, नाव बड़ी थी लेकिन वह फिर भी यहाँ चलाने से मना करके चला गया। सरकारी स्तर पर किस तरह की पहल की गई है सहज अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से इस गांव में एक नाव की व्यवस्था की गई थी, लेकिन जो नाविक थे वो अपने नाव लेकर वापस चले गए। उनका कहना था कि जिस तरह से कोसी की धारा है उस धारा में नाव का खेवन जो करना काफी मुश्किल है। राहुल, न्यूज 18 बिहपुर नवगछिया। उत्तर बिहार में तबाही मचाने के बाद गंडक नदी फिलहाल शांत नजर आ रही है। बगहा के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज 1,21,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया। बरसात के दिनों में ये सामान्य से भी कम जलस्तर माना जाता है। जलस्तर में कमी के बाद फिलहाल बाढ़ की संभावना टल गई है। वाल्मीकि नगर बराज का जायजा लिया संवाददाता मुन्ना राज ने। नेपाल के नदियों के शांत होने के बाद गंडक नदी का जलस्तर लगातार नीचे आ रहा है और आज की हम बात करें तो अभी हम खड़े हैं वाल्मीकि नगर के त्रिवेणी संगम के करीब। नेपाल की 2 नदियां आकर यहाँ संगम बनाती है और यहाँ से निकलकर गंडक का रूप लेती है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो गंडक नदी है बिल्कुल शांत हो दिख रही है और नेपाल से जो नदियां आ रही है वो खतरे के निशान से काफी नीचे चली गई है, जिसके कारण बरसात के दिनों में सबसे सुखद समाचार गंडक बराज से निकल कर आया है। और आज की हम डिस्चार्ज की बात करें तो वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 1,21,000 क्यूसेक का बहाव हो रहा है, जो बरसात के दिनों में बिल्कुल सामान्य से भी कम जलस्तर माना जा रहा है। तो उत्तर बिहार के लिए खासकर ये बड़ी सुखद और सुकून देने वाली खबर है। मुन्ना राज, न्यूज 18 गंडक बराज, वाल्मीकि नगर। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास पर प्रदर्शन और हंगामा कर रहे फार्मासिस्ट और एनआरएचएम को 5 घंटे, जी हां एएनएम को 5 घंटे जबरन वहां से हटा दिया गया। बड़ी संख्या में मौके पर पहुंची पुलिस की कार्रवाई पर स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप है कि पुलिस ने इस दौरान उनकी जमकर पिटाई भी की, जिसमें कई स्वास्थ्यकर्मी चोटिल हुए हैं। वहीं 5 कर्मियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। समान वेतन की मांग को लेकर सभी स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर घेराव कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उनकी पिटाई की। रजनीश हमारे संवाददाता ऐसे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। रजनीश, हम तस्वीरें देख रहे थे जहां पर प्रदर्शन तो चल रहा था स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर, लेकिन इन सबके बीच पुलिस ने इनकी पिटाई की। आप तक क्या कुछ जानकारी पहुंची है, बताइए। देखिए, पिछले 56 दिनों से आरबीएसके के तहत जो बहाल हुए जो संविदा फार्मासिस्ट हैं या एएनएम है वो हड़ताल पर थे। इस दौरान हड़ताल के दौरान कोई वार्ता नहीं हुई, कोई आश्वासन नहीं मिला, जिसके बाद सभी जो है सीधे पटना पहुंच स्वास्थ्य मंत्री के सरकारी आवास का लगातार घेराव कर रहे थे। इस दौरान पुलिस के समझाने बुझाने के बाद भी जब खाली नहीं किया गया तो पुलिस ने बलपूर्वक प्रयोग कर जो है हल्की लाठियां भी चलाई, जिस दौरान कई लोग चोटिल भी हुए हैं। और जो आरोप लगा है कहीं न कहीं जो कर्मी के द्वारा कि पुलिस ने दौरा कर पीटा है, जिस दौरान तकरीबन आधे दर्जन जो संविदा कर्मी है वो घायल हो गए हैं और 5 लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने लाठीचार्ज की सूचना के बाद वार्ता की पहल की है, ये खबर आ रही है, और वार्ता के बाद आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही जो है कमेटी गठित की जाएगी और उसके बाद जो है जो मांगे हैं उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन कोरोना काल में पुलिस का ये कहना है कि जिस तरह से लॉकडाउन है, अनलॉक 1 और 2, 3
सभी में ये वर्जित था कि कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन इसके बावजूद बिना किसी अनुमति के सीधे स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव करने सभी पहुंच गए थे, जिसको लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, ये खबर आ रही है और जिसका चोटिल हुए हैं सभी। जी चलिए रजनीश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन चल रहा था। कोरोना काल है, प्रदर्शन की मनाही है, ऐसे में ये अपनी मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इन पर बल का प्रयोग किया और उसके बाद जो प्रदर्शनकारी हैं वो अपने जख्म को दिखा रहे हैं। वही तस्वीरें हम भी आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा राहत की बात यह रही कि इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री ने अब बातचीत की पहल की है। उम्मीद है कि इनकी जो मांग है उस पर स्वास्थ्य मंत्री जो है गौर करेंगे। तो लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।